डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन बाय जेडी सर। तो आज अपन लेकर आए हैं क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 14। लास्ट क्लास में अपन ने चैप्टर नंबर 13 वेक्टर फॉर्मुलेशंस को डिस्कस किया था। हियर वी आर जस्ट टू बी कंसीडरिंग द चैप्टर नंबर 14 इन टर्म्स ऑफ द 3D ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति। इसका मतलब कहीं ना कहीं अपन सदिश की 3D रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। द कंटेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कौन कौन सी चीजें अपन को डिस्कस करनी है। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लाइन, एक कोई भी रेखा और उस रेखा से संबंधित देयर आर द डायरेक्शन कोसाइन्स एंड द डायरेक्शंस रेशियोज। उस रेखा के दिक कोजय और दिक अनुपात आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट द इक्वेशंस ऑफ द लाइन, रेखा का समीकरण क्या होगा। हियर वी आर कंसीडरिंग द टू टाइप्स ऑफ द इक्वेशंस ऑफ द लाइन। फर्स्ट अपन कंसीडर करेंगे जब आपको एक पॉइंट और डायरेक्शन दे रखी होगी। नेक्स्ट जब अपन को कोई दो पॉइंट्स गिवन होंगे या फिर दो वेक्टर फॉर्मुलेशंस गिवन होंगी। एंड दीज इक्वेशंस आर टू बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द वेक्टर फॉर्मुलेशंस एंड द कोऑर्डिनेट फॉर्मुलेशंस। इट मींस इनको कहीं ना कहीं अपन सदिश रूप और इनके निर्देशांक रूप के रूप में पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको एक चीज अच्छे से आनी चाहिए, चाहे वो आप सदिश रूप को अच्छे से समझ लें और फिर आप उसको सदिश को निर्देशांक रूप में कन्वर्ट करना सीख लें। दिए गए क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे ये आपकी डिपेंडेंसीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्वेश्चन में किसी भी फॉर्मेट में पूछा गया है, यदि आपको कोऑर्डिनेट फॉर्मेट में दे रखा है तो पहले आप उसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर दो और फिर वेक्टर फॉर्म की फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई कर दो, तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, दो रेखाओं के मध्य कोण कैसे ज्ञात करेंगे और उसके लिए कुछ स्पेशल फिक्स डायरेक्टिव फॉर्मुलेशंस हैं। जब एंगल दे आर टू बी परपेंडिकुलर, दे आर टू बी पैरेलल, तो फॉर्मुलेशंस कैसी होंगी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, किसी भी एक समतल का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। एंड देन द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, दो समतलों के मध्य कोण कितना होगा। एंड द लास्ट वन इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, किसी भी एक दी गई रेखा और समतल के बीच में कोण कैसे ज्ञात करेंगे। ये तो रही अपने कंटेंट पार्ट की बात। हियर दिस चैप्टर इज टू बी कंटेनिंग द 7 मार्क्स वेटेज। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पास 7 मार्क्स की क्वेश्चन इससे आते हैं, 6 मार्क्स प्लस 1 मार्क्स। एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का, इसका मतलब बड़ा क्वेश्चन आता है। और जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो ऑलवेज फ्रॉम आपके पास इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन और इन टर्म्स ऑफ द प्लेन, दोनों में हमेशा अथवा में मिलता है, ध्यान रखना। तो या तो आप क्या कर लें, कहीं आप वेक्टर को, लाइंस को इजीली अच्छे से कर लें या फिर आप समतल को अच्छे से कर लें। सेकंड जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू द डायरेक्शंस कोसाइन्स एंड द डायरेक्शंस रेशियोज, दिक अनुपात और दिक कोजयों से संबंधित कहीं ना कहीं आपके पास ये सवाल आता है। ये सवाल बहुत ही साधारण सा होता है, आपको रेखा का समीकरण दिया हुआ होता है या फिर कोई एक वेक्टर दे देगा और फिर डायरेक्टली पूछ लेगा कि उसके दिक अनुपात और दिक कोजय क्या होंगी, आपके पास डायरेक्शन रेशियोज और द डायरेक्शन कोसाइन्स क्या होंगी। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डायरेक्शंस कोसाइन्स, एग्जैक्टली डायरेक्शन कोसाइन होते क्या है। तो हियर वी आर जस्ट टू बी कंसीडरिंग ए 3D रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यहाँ पर अपन ने किसकी त्रिविमीयता की बात कर रहे हैं, तो आपने कोई भी एक पॉइंट P को डिफाइन किया। हियर द पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y एंड z। देखिए x, y, z क्यों लिए, क्योंकि जो अपन 2D की बात करते हैं वी आर जस्ट टू बी कंसीडरिंग ओनली द टू फॉर्मुलेशंस x एंड y, दो ही कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, बट हियर वी आर कंसीडरिंग ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स। इसका मतलब x एक्सिस की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो x के इक्वल होगी, y एक्स से y एंड z एक्स ग्राफिकली ऐसे है, बट इट इज टू बी लाइक दिस। ये इस तरीके से है, तो इस पॉइंट P की, और पॉइंट P यहाँ कहीं आपके पास हवा में है, तो उससे x एक्सिस पे परपेंडिकुलर, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर, z एक्सिस पे परपेंडिकुलर, किसको रिप्रेजेंट करेगा, x, y एंड z कोऑर्डिनेट्स को। नाउ ये जो पॉइंट होगा आपके पास, इट इज टू बी मेक एन एंगल विद x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं तीनों एक्सिस के साथ एक कोण बनाता है। कोण किस रूप में बनाएगा, सपोज कीजिए कि ये आपके पास क्या है, z एक्सिस है, आपने कहीं पॉइंट यहाँ पर लिया, तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या करेगा, आपके पास x एक्सिस के साथ एक एंगल बनाएगा, y एक्सिस के साथ एंड z एक्सिस के साथ। बट बी केयरफुल अबाउट इट, कि आपको ध्यान क्या रखना है कि जो अपन एंगल्स की बात कर रहे हैं वो सारे के सारे एंगल्स पॉजिटिव डायरेक्शंस में लेने हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब
आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में आप घूमेंगे तो एंगल्स ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। यदि आप घड़ी की दिशा के साथ घूमेंगे तो एंगल्स आपके पास नेगेटिव होंगे। तो हियर वी आर कंसीडरिंग द पॉजिटिव एंगल्स। फर्स्ट वी विल जस्ट टू बी अज्यूमिंग कि एक्स एक्स के साथ जो एंगल बना इट इज टू बी अल्फा, वाई एक्स के साथ जो एंगल बना इट इज टू बी बीटा, एंड जेड एक्स के साथ जो एंगल बना इट इज टू बी गामा एंगल। देन एज पर द नॉमिनेशंस, इसके नाम से आपको पता लग रहा है दे आर द डायरेक्शन कोसाइंस। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको एंगल्स के क्या लेने हैं, कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री जो एंगल लेना है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मेट्स लेना है, वो फॉर्मेट्स कौन सा लेना है आपको, कॉस थीटा। दैट्स व्हाई हियर वी आर कंसीडरिंग अल्फा के रेस्पेक्ट में कॉस अल्फा, फॉर बीटा कॉस बीटा, फॉर गामा कॉस गामा। इट मींस कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा इफ द एंगल इज टू बी गिवन। यदि कहीं भी आपको एक कोण का मान दिया गया होगा तो अपन cos अल्फा cos बीटा cos गामा की मान ज्ञात कर सकते हैं, एंड दीज वैल्यूज आर टू बी रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस OP लाइन और दिस पर्टिकुलर पॉइंट P। पॉइंट के रेस्पेक्ट में पूछे देन द डायरेक्शंस कोसाइंस आर टू बी कैलकुलेटेड विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, और यदि आपको लाइन दे दे तो वो जो वेक्टर फॉर्मुलेशंस में गिवन होगा उसी के रेस्पेक्ट में आपको LMN की फॉर्मुलेशंस कैलकुलेट करनी है। इट मींस दीज आर द डायरेक्शंस कोसाइंस। नेक्स्ट, if the angle is to be in clockwise directions, यदि अपन बनने वाले कोण को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लेते हैं घड़ी के घूमने की दिशा में, then our angles are to be considered as the negative, और नेगेटिव में लेंगे then the directions cosines are represented in terms of the -l, -m and -n। तो it is to be the basic part। अब अपन exactly आगे चलते हैं कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, वाई एक्सिस के डायरेक्शंस कोसाइंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंड आफ्टर दैट डायरेक्शन कोसाइंस से डायरेक्शन रेशियोज को रिलेट कैसे करेंगे। तो अब देखिए अपन ने बात की एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की। फर्स्ट वी विल जस्ट टू बी ट्राइंग टू फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द एक्स एक्सिस। एक बार अपन एक्स एक्सिस के लिए कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एक्स एक्स के साथ अपन कैलकुलेट करें तो नॉर्मली आपको अच्छे से पता है यदि मैं एक्स एक्स पे कहीं भी हूं तो सिर्फ एक एक्स कोऑर्डिनेट ऐसा होगा जो वेरिएबल होगा, देन द वाई कोऑर्डिनेट एंड द जेड कोऑर्डिनेट्स आर टू बी 0। या फिर इजी वे में समझे तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आपके पास एक्स एक्सिस है एक्स डेस एक्स की फॉर्मेट में, आप किसी भी 0 पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं तो आपके पास एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी। सपोज एक्स इक्वल टू 4, इट मींस आप यहाँ पर है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू कितनी होती है, इट इज टू बी ऑलवेज 0, z की वैल्यू कितनी होगी, ऑलवेज 0। तो यही फॉर्मुलेशंस आपके पास किस फॉर्मेट में आएगा, इसी फॉर्म में आएगा। यदि मैं एंगल्स की बात करूं कि सपोज आपके पास इट इज टू बी द OP, ये आपके पास P पॉइंट था इन टर्म्स ऑफ द x y एंड z, तो एंगल एक्स एक्स के साथ ये वाला एंगल अल्फा बन रहा था, ये पॉइंट P घूम के कहां पर आ गया, ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर पॉइंट P यहां आ गया, इसका मतलब this angle alpha is to be converted into 0। clear? then the next y axis कौन सा था, it is to be your y axis। यदि ये पॉइंट घूम के यहाँ पे आ गया, it means the angle between the x axis and y axis beta is to be 90 degree। next z axis की अपन बात करें तो it is to be perpendicular to it, exactly इसी तरीके से होगा, और इसका जो एंगल बनेगा x axis के साथ it is also to be the perpendicular। और वैसे भी अपन ये फॉर्मुलेशंस जानते हैं कि all three axes are to be mutually perpendicular। तीनों एक्सिस जो है x axis, y axis and z axis, वो तीनों एक दूसरे के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। इट मींस हियर वी आर गेटिंग आउट द वैल्यूज। क्या वैल्यूज मिल गई, अल्फा 0 डिग्री, बीटा 90 एंड गामा इज टू बी 90 डिग्री। देन डायरेक्शंस, एक्स एक्सिस के डायरेक्शंस कोसाइंस कौन कौन से होंगे, बात करें सबसे पहले कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। इट मींस कॉस अल्फा कितना होगा इन टर्म्स ऑफ द कॉस 0, it is to be in terms of the cos 90 and it is also in terms of the cos 90। cos 0 कितना होता है 1, cos 90 0, cos 90 0। it means the direction cosines for the x axis डायरेक्टली क्या याद रखना आपको 1 0 0। कुछ आगे जब अपन इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आएंगे जहां पे अपन हेक्सागोनल षटकोणीय शेप्स की बात करेंगे, आकृतियों की बात करेंगे, तो वहां पर आपके पास एक्स एक्सिस पर भी कोई पॉइंट होगा, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर भी।
अब हो सकता है आपको ये तो डायरेक्टली एक्स एक्सिस के हैं, वो एक्स एक्सिस पे दे देगा कि यदि कोई पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे ए डिस्टेंस पे, इट मींस ये 1 की जगह पे तो क्या आ जाएगा a, ये बाकी सारे क्या रहेंगे 0। दैट्स वाई ये पॉइंट एक्स वाई जेड है, तो मैंने इसको किस फॉर्म में लिखा है, इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट फॉर्म में x0 0। नेक्स्ट y एक्सिस के लिए सेम कैलकुलेट करते हैं फॉर द y एक्सिस। y एक्सिस के लिए अगेन वी आर जस्ट टू बी फॉर्मुलेटिंग इट कि अब आपने ये पॉइंट P कहां पे शिफ्ट कर दिया ऑन y एक्सिस, तो y के साथ बनने वाला एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। It means beta equal to 0 degree, then alpha equal to gamma equal to 90 degree। ये कैसे हुआ, सेम वही फॉर्मुलेशन, इस पॉइंट P को आपने कहाँ पे शिफ्ट किया, y एक्स पे कहीं शिफ्ट कर दिया, y एक्स पे शिफ्ट करते ये वाला जो एंगल बीटा बन रहा था वो कितना हो गया 0, और ये जो एंगल अल्फा बन रहा था वो कितना हो गया इन टर्म्स ऑफ द 90। देन गामा इट इज अगेन टू बी द परपेंडिकुलर, तो ये भी कितना होगा 90। अगेन द फॉर्मुलेशंस cos 90, cos 0 and cos 90 किस टर्म्स में आएंगी, इट इज टू बी इक्वेटेड बाय 0 1 एंड 0। इट मींस y एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास क्या होंगे 0 1 एंड 0। नेक्स्ट द डायरेक्शंस कोसाइंस फॉर द z एक्सिस, सेम ऐसी फॉर्मुलेशन करनी है। आप इस P पॉइंट को कहां पे उठा के z एक्सिस पे, इट मींस ये आपके पास z एक्सिस है तो इस P पॉइंट को मैंने कहां पे शिफ्ट कर दिया z एक्सिस पे, z एक्सिस पे शिफ्ट किया तो z एक्सिस के साथ एंगल कितना बना था गामा, वो कितना हो गया 0, एंड रेस टू एंगल्स अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90। तो बचे हुए दो एंगल्स क्योंकि आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो डायरेक्टली किस फॉर्म में आ जाएंगे 90 परपेंडिकुलर की फॉर्म में आ जाएंगे। अगेन द फॉर्मुलेशंस क्या बनेगी cos 90 एंड cos 0, इसका मतलब 0 0 एंड 1, तो डायरेक्शन कोसाइंस फॉर z एक्सिस कितना आ जाएगा 0 0 एंड 1। तो ये अपन को डायरेक्टली याद रखने हैं, यदि ग्राफिकली इनको प्रेजेंट करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से अपन प्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज टू बी x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो इसके डायरेक्शंस कोसाइंस होंगे 1 0 0, इसके डायरेक्शंस कोसाइंस होंगे 0 1 0, इसके डायरेक्शंस कोसाइंस होंगे 0 0 1। It is to be the it is the y axis and it is the z axis। तो सीधा सीधा याद रखना है, यदि आप वैसे डायरेक्टली शॉर्टकट फॉर्म में याद रखना चाहो 0 देखिए x y एंड z, तो जिस प्लेस पे जो पूछा गया x एक्सिस के साथ पूछा गया इसको 1 कर दो बाकी सबको 0 कर दो, y एक्स के लिए पूछा गया y वाले को 1 कर दो बाकी सबको 0 कर दो, z के लिए पूछा गया तो z वाले को 1 कर दो बाकी सबको क्या कर दो 0 कर दो। तो इट इज टू बी द बेसिक फॉर्मुलेशंस किसकी आपके पास डायरेक्शन है कोसाइंस की। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन किस टर्म्स में डिफाइन होता है, इन टर्म्स ऑफ द l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, इट इज टू बी इक्वेटेड बाय 1। अब ये इक्वेटेड बाय 1 आप एग्जैक्टली आपको डायरेक्टली याद रखना है, बट फिर भी एक बार मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि हाउ टू डिराइव दिस एक्सप्रेशंस, कि एक्सप्रेशन एग्जैक्टली डिराइव कैसे हुआ है। तो आपके पास x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस फॉर्मुलेशंस कुछ इसी प्रकार की थी। पॉइंट P यहां पर था, ये वाले फॉर्मुलेशन, ये एंगल अल्फा था, ये एंगल बीटा था और दिस एंगल इज टू बी द गामा। यदि मैं P पॉइंट को x y z की टर्म्स में रिप्रेजेंट करूं और ये जो डिस्टेंस थी इसको मैं r डिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर दूं, तो फॉर्मुलेशंस कुछ इसी प्रकार की बनेंगी। तो ध्यान देना एग्जैक्टली आपको चीजों को कैलकुलेट कैसे करना है, कि आपको कैलकुलेशंस किसकी चाहिए, आपके पास रिलेशन आपको डिराइव करना है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1, या फिर डायरेक्शंस कोसाइंस का स्क्वायर करके अपन 1 इक्वेट करें का स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो आपके पास किसके इक्वल होगा, इट इज टू बी इक्वल टू द 1, एक के इक्वल होगा। अब ये सारे फॉर्मुलेशंस डिराइव कैसे हुई है, तो यदि मैं l को किस टर्म्स में रिप्रेजेंट करता हूँ, इन टर्म्स ऑफ द cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, यही तो करना है। यदि मैं LHS पार्ट को लेकर चलता हूँ तो मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड है, cos अल्फा cos बीटा एंड द cos गामा। cos अल्फा कितना होगा आपके पास, यदि बेसिक सी फॉर्मुलेशंस आपको याद है लाल बटे कक्का तो आप इजीली कर सकते हैं।
इट इज टू बी द आधार बटे कर्ण। इट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की फॉर्मुलेशन जब आप कोस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो अक्स आ जाएगा, इट इज टू बी इक्वेटेड बाई एक्स अपॉन आर। और बीटा के लिए करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, वाई अपॉन आर। और इसके लिए करेंगे तो कितना आ जाएगा, जेड अपॉन आर। यदि आप स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मुलेशन आपके पास कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी अपन सिर्फ एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं। अब जब अपन सारी टर्मिनोलॉजीज को अपन ने इस एलएचएस पार्ट में वैल्यूज रखी तो यहाँ से आपके पास इक्वेटेड होके क्या आ गया, 1 अपॉन आर स्क्वायर तो कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मुलेशन आ गई। अब यदि मैं बात करूं एक ओपी वेक्टर की, ये आपके पास ओ है, ओपी वेक्टर की बात करूं तो ये फॉर्मुलेशन ओपी वेक्टर क्या बनेगा, पी वेक्टर माइनस ओ वेक्टर, यही फॉर्मुलेशंस बनेगी। लिखूंगा तो क्या मिलेगा, x माइनस 0 इंटू आई कैप, वाई माइनस 0 इंटू जे कैप प्लस जेड माइनस 0 के कैप। क्या लिख सकता हूं, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इट इज टू बी द ओपी वेक्टर। यदि मेरे को इसका परिमाण फाइंड आउट करना है तो क्या फॉर्मुलेशंस बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये ओपी वेक्टर किसके इक्वल है, आर के वेक्टर, दैट्स वाई आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है। तो ये कहां से मिला आपके पास, बेसिक वेक्टर फॉर्मुलेशन से। अब आपको क्या करना है, इक्वल टू 1 की फॉर्म में दिया हुआ है और इधर क्या आपके पास यही फॉर्मुलेशन है। तो मैं डायरेक्टली यहां से यदि इसको डिवाइड कर दूं तो क्या फॉर्मुलेशन मिल जाएगी, 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या फॉर्मुलेशन मिल गई, इट इज टू बी योर आरएचएस और इट इज योर एलएचएस, बोथ आर टू बी इक्वेटेड बाय 1, दैट्स व्हाई इट इज टू बी द प्रूवन फॉर्मुलेशंस। तो एग्जैक्टली इन चीजों को रटने की जरूरत नहीं है कि बुक में कैसे दिया हुआ था, जस्ट टू बी फोकसिंग ऑन योर बेसिक कॉन्सेप्ट। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस करें, ध्यान दें और उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिराइव कर सकते हैं। देन इट इज टू बी द बेसिक फॉर्मुलेशंस। और इससे रिलेटेड एक पेड क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कॉस को किस में चेंज कर देगा, साइन में चेंज कर देगा और फिर उसकी वैल्यूज को इक्वेटेड बाय 3 के टर्म्स में करवाएगा। तो 1 cos स्क्वायर को अपन किस टर्म्स में लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर की टर्म्स में लिखेंगे। तो यहाँ से अपन इसको करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको भी मैं साथ ही कर देता हूँ, आपकी बुक में क्वेश्चन भी गिवन है। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। यदि कुछ अच्छा लग रहा है, वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें। इसकी कुछ फॉर्मुलेशंस, यदि मैं इसको साइन में चेंज करूं तो अपन को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इट मींस यहां से यदि मेरे को कोस स्क्वायर थीटा कैलकुलेट करना है तो इट इज टू बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हियर आप कोस स्क्वायर अल्फा को किस टर्म्स में लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा को किस टर्म्स में लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा को किस टर्म्स में लिखेंगे, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। इट इज टू बी इक्वेटेड बाय 1। यहां से देखिए 1 1 1 कितना होगा, 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेता हूं प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ट्रांसपोज कर देता हूं, इसको इधर पक्षांतरण कर देता हूं और 1 का इधर पक्षांतरण कर देता हूं। तो 3 माइनस 1 किसके इक्वल हो गए, 2 के इक्वल। ये किसके इक्वल आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो ये डायरेक्शंस, ये डायरेक्टली फॉर्मुलेशन है, ये आपको वैसे भी ध्यान में रखना है। और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार डायरेक्टली डिराइव भी करवा लेता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द डायरेक्शन कोसाइंस, कि दिक्कोजों के लिए इस सूत्र का व्युत्पन्न कीजिए या फिर सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2, जहाँ पे आपके पास अल्फा बीटा गामा क्या है, किसी भी बिंदु के एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से बनाए गए कोण है। तो ये तो रही बात आपके पास किसकी, डायरेक्शंस कोसाइंस की। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मुलेशंस पे, डायरेक्शंस रेशियोज पे। बेसिक सिंपल सी फॉर्मुलेशंस है, बट द इंपॉर्टेंट थिंग कि डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। दिक् अनुपात की बात कर रहा हूं।
देखिए फॉर्मुलेशंस कैसे बनेंगी दिक् अनुपात डायरेक्शंस रेशियोज में। जैसे अपन ने लिखा आर वेक्टर को अपन ने किस फॉर्मुलेशन में लिखा था इन टर्म्स ऑफ द ओपी वेक्टर, क्या मिला था आपके पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप। तो स्टूडेंट सिर्फ इतना सा अपन को याद रखना है कि एक्स वाई एंड जेड दीज आर टू बी डायरेक्टली रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शंस रेशियोज। ये डायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्शंस रेशियोज को। इसका मतलब आपको पूछा जाए कि आर वेक्टर किसी भी सदिश की दिक् अनुपात क्या होंगे, तो ये द एक्स वाई जेड आर टू बी द डायरेक्शन रेशियोज। यहाँ पर ये आपके पास क्या है, इसके डायरेक्शंस रेशियोज है। तो जब भी आप किसी भी लाइन की एक फॉर्मुलेट कर लेंगे, वेक्टर फॉर्मुलेशंस, लाइन का सदिश रूप, रेखा का एक सदिश रूप आप प्राप्त कर लेंगे, तो उसमें जो आपके पास आई कैप जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट्स होंगे दीज आर टू बी द डायरेक्शंस रेशियोज और दिक् अनुपात होंगे। तो ये तो सीधा सीधा याद रखना है, कोई ट्रिक नहीं है, इट इज टू बी द बेसिक कॉन्सेप्ट। बट हियर अपने पास इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इनको आपस में रिलेट कैसे करेंगे। तो फॉर्मुलेशंस आपने कुछ इस प्रकार की पढ़ी होगी, n इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, m इक्वल टू वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर and n equal to z upon under root x square plus y square plus z square। अब देखिए फॉर्मुलेशंस एग्जैक्टली है क्या आपके पास। इसका मतलब यदि आप इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहें तो बेसिक फॉर्मुलेशन इन लास्ट चैप्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश के बारे में आपने पढ़ा था। तो यदि मैं यहाँ से आर वेक्टर के लिए आर कैप फाइंड आउट करूं तो बेसिक डेफिनेशन क्या थी, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। दिया गया सदिश बटे उस सदिश का परिमाण किसको बता रहा था, उसके एकांक सदिश को बता रहा था। यदि मैं इस तरीके से इसकी कैलकुलेशंस करना चाहूं तो ये तो यही रहेगा एक्स आई वाई जे जेड की डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या मैं इसको टुकड़ों में नहीं लिख सकता, मैंने इनको अलग अलग डिवाइड करके लिखा तो क्या फॉर्मुलेशन बन गई, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप प्लस जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप। इट मींस इट इज टू बी रिप्रेजेंटिंग, ये किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। तो आर अब बस आपको क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है कि आपको दिए गए फॉर्मुलेशन सदिश रूप में है या एकांक सदिश के रूप में है। यदि दी गई फॉर्मुलेशन सदिश रूप में है तो आई जे के गुणांक किसको बताएंगे, दिक् अनुपातों को, डायरेक्शन रेशियोज को बताएंगे। परंतु यदि दी गई फॉर्मुलेशन आपके पास कैप की फॉर्मुलेशन में एकांक सदिश के रूप में है तो आपके पास जो आई जे के कोएफिशिएंट्स होंगे वो किसको बताएंगे, आपके पास एल एम एन, इसका मतलब वो डायरेक्शन कोसाइंस को बताएंगे, आपके पास से दिक् कोज्यों को बताएंगे। अंडरस्टैंड करने के लिए अपन एक न्यूमेरिकल यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि आपको यदि कोई वेक्टर फॉर्मुलेशंस दे रखी है तो किस तरीके से अपन उसके लिए डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वी विल कंसीडर ए एग्जांपल। वो एग्जांपल किस फॉर्म में होगा, सपोज मैंने एक आर वेक्टर को किस फॉर्म में लिखा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, मतलब दिक् अनुपात क्या होंगे। दिक् अनुपातों की फॉर्मुलेशंस को देखिए, पहले भी बता चुका हूं, जो वेक्टर फॉर्मुलेशन दे रखी है, जो आई जे के जो गुणांक है दे आर टू बी द डायरेक्शन रेशियोज। तो यहाँ पे इनको अपन एबीसी से रिप्रेजेंट करेंगे, वो किस टर्म्स में होते हैं, 2, बी किस में होगा 3, सी किस में होगा 4। दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज। तो दिक् अनुपात डायरेक्ट इसी फॉर्मुलेशंस में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की। दिक् कोज्यों की अभी अपन ने देखा कैसे फाइंड आउट करते हैं, एल किसके इक्वल होता है, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है, 2 अपॉन अंडर रूट, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16।
इट मीन्स 2 अपॉन 16 और 9 25 रूट 29। देन इसी तरीके से m कैलकुलेट करना है तो फॉर्मुलेशंस कितनी बनेगी, b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इट मीन्स इट इज टू बी 3 अपॉन रूट 29। इसी तरीके से आपको m कैलकुलेट करना हो तो कितना आ जाएगा 4 अपॉन रूट 29। उम्मीद करता हूँ शायद एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे से समझ में आया होगा। यदि इसी की जगह मैं आपको कुछ फॉर्मुलेशंस इस तरीके की दे देता कि आपको डायरेक्ट ये फॉर्मुलेशंस नहीं देता और अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में दे देता, इट मींस मैं कहता कि कोई भी आपके पास एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P ने x एक्स के साथ एंगल बनाया 6 डिग्री, y एक्स के साथ एंगल बनाया है 30 डिग्री एंड z एक्स के साथ एंगल बनाया है 90 डिग्री। देन फर्स्ट फाइंड आउट द डायरेक्शन इन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे मिलते, cos 60 इक्वल टू L cos 30 इक्वल टू m एंड cos 90 इक्वल टू m। L11 आपको मिल गए। अब फॉर्मुलेशंस आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको ABC फाइंड आउट करने हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब यहाँ से आप फॉर्मुलेट करके और दूसरा आप जो वैल्यूज है उनको चेक कर सकते हैं किसकी हेल्प से, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। यदि तीनों को स्क्वायर करने के बाद कहीं 1 आ रहा है तो ये आपके पास क्या है, प्रूवन है, अदरवाइज ये आपके पास प्रूव नहीं है। यहाँ से आप सॉल्व करके इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। cos 60 कितना होता है आपके पास 1/2, cos 30 कितना होता है, इट इज टू बी रूट 3/2, cos 90 कितना होता है आपके पास 0। इट मींस स्क्वायर कीजिए l की वैल्यू l स्क्वायर 1/4 प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर कीजिए 3/4 प्लस 0 किसके इक्वल आएगा 1/4 प्लस 3/4, इट इज टू बी इक्वल टू 1। तो ये हमेशा आपके पास क्या होता है, प्रूवन होता है। अब अपन आगे चलते हैं। इसी से रिलेटेड आपको क्या पूछ लिया जाता है कि लाइन की इक्वेशन देकर, या फिर पहले आपको लाइन की इक्वेशन पूछ लेता है जो अपन पीछे बेसिक वेक्टर फॉर्मुलेशंस में पढ़ चुके हैं कि आपको लेंथ कैलकुलेट करने के रेस्पेक्ट में पढ़ा था। वैसे ही इफ द 2 पॉइंट्स आर टू बी गिवन P एंड Q और P के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है x1 y1 एंड z1 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x2 y2 एंड z2। तो यदि अपन इसको कहीं ग्राफिकली प्रेजेंट करें तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज टू बी द r1, इट इज टू बी द r2। अब देखिए आपको कैलकुलेशंस जो करनी है, मैं यहाँ पे इसको फॉर्मुलेट करके एक अलग नोटेशंस दे रहा हूँ, r वेक्टर की फॉर्म में दे रहा हूँ, इट इज टू बी द r1 वेक्टर, इट इज टू बी द r। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि किसी भी दी गई लाइन या फिर इन दो बिंदुओं से बनने वाली एक रेखा के दिक्कनुपाती या फिर दिक्कोजय ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एग्जैक्टली इस रेखा का आपको सदिश रूप ज्ञात करना है। वो अपन पीछे पढ़ चुके हैं कि रेखा में दिए गए दो बिंदुओं को सदिश रूप कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ पर भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आप PQ कैलकुलेट करना चाहते हैं, इट मींस OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। PQ वेक्टर के लिए होगा OQ वेक्टर कितना है, इट इज टू बी द R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और R1 वेक्टर R2 वेक्टर कितना मिलेगा आपके पास, x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप माइनस x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप। जब अपन को सदिशों का व्यवकलन करना होता है, सब्ट्रैक्शंस ऑफ द वेक्टर, तो i को i से सब्ट्रैक्ट करते हैं, j को j से, k को k से। क्या फॉर्मुलेशन मिलेगी, x2 माइनस x1 इंटू i कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू j कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू k कैप। इसका मतलब अब आपके पास क्या मिल गया, PQ वेक्टर आपको मिल गया। देन यदि ये PQ वेक्टर है, इट मींस डायरेक्टली इसके i j k जबकि जो कोफिशिएंट्स है, दीज आर टू बी द डायरेक्शंस रेशियोज। तो यहां से मैं डायरेक्शंस रेशियो की बात करूं, दिक् अनुपातों की बात करूं तो कितना मिलेगा, x2 माइनस x1, दूसरा y2 माइनस y1 और तीसरा z2 माइनस z1। ये तो किसकी वैल्यू आ गई, a की, ये किसकी वैल्यू आ गई, b की, और ये किसकी वैल्यू आ गई, c की। नाउ अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, डायरेक्शन कोसाइंस, दिक्कोजयों के लिए अपन को पता है l की वैल्यू कितनी होती है, a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर,
या फिर आप यूनिट वेक्टर से समझ सकते हो, तो फॉर्मुलेट होके कितना आएगा, इट इज टू बी x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट में क्या आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इट इज टू बी द वैल्यू ऑफ द l। यदि आपको m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप m की क्या करेंगे, इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ कितना सा चेंज आएगा, इन प्लेस ऑफ a आपके पास क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको यदि m कैलकुलेट करना है तो m की फॉर्मुलेशंस कितनी आ जाएगी, b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो फॉर्मुलेशंस क्या बन जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन अंडर रूट। ये फॉर्मुलेशंस किस फॉर्म में आएगी, सेम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ध्यान रखना, साइन चिन्ह से कंफ्यूज मत होना। यदि b प्लस का है तो प्लस लेना है, माइनस का है तो माइनस लेना है। इसी प्रकार आपके पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, इट इज टू बी z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चंस आपके लिए, होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख देता हूं। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P 2 1 एंड 5, if the coordinates of the point Q 1 2 and 4, then find out the directions ratios and the directions cosines for the PQ। PQ लाइन के लिए इट इज योर क्वेश्चन कि PQ रेखा के लिए आपको दिक अनुपात और दिक कोजय ज्ञात करनी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा।